हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुशल बरनवाल और आप सभी का आपका अपना चैनल मैथ्स ओरिजिन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं 12th क्लास के मैथ्स में कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के एक्सरसाइज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग जो आज एक्सरसाइज लेंगे वो है 5.8। आप देख रहे हैं यहाँ लिखा गया है 12th क्लास का मैथ्स होगा, बुक NCERT और एक्सरसाइज 5.8 और यह एक्सरसाइज 5.8 रोलेस थ्योरम और एलिमिटी पर बेस्ड है। तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है वेरीफाई रोलेस थ्योरम फॉर द फंक्शन f(x) = x² + 2x - 8, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -4 to 2। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, ये जो गिवन फंक्शन है f(x), इसके लिए हम लोग को क्या वेरीफाई करना है? तो रोलेस थ्योरम को वेरीफाई करना है। आपसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि यदि आप रोलेस थ्योरम वाले लेक्चर को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप रोलेस थ्योरम वाले लेक्चर को पहले देखें, उसके बाद आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, अन्यथा हो सकता है कि आपको दिक्कत हो। तो रोलेस थ्योरम और एलिमिटी दोनों पर बेस्ड अलग अलग लेक्चर कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल के साथ अपलोड किया जा चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यदि आप नहीं देखें तो उसको पहले देखिए, उसके बाद इस लेक्चर को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? गिवन, और ये जो फंक्शन दिया गया है इसको लिख देते हैं। तो गिवन f(x) = x² + 2x - 8, कॉमा देते हैं, और ये x बिलोंग्स टू -4, 2। ध्यान देंगे। अब क्या देख रहे हैं? आपको रोलेस थ्योरम के स्टेटमेंट के बारे में बताया गया था कि रोलेस थ्योरम को कैसे वेरीफाई करते हैं। ठीक है ना? तो क्या बताया गया था कि सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि ये कैसा फंक्शन है। बताया गया था यह फंक्शन क्या होना चाहिए? ये जो गिवन इंटरवल है इसमें कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए और fa fb के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर a के स्थान पर क्या आया है? -4 और b के लिए 2 आया है। सही है ना? तो ध्यान दीजिए, आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ये गिवन फंक्शन f(x) है, यह क्या है? बहुपद फलन है अगर हिंदी में बात की जाए तो, या फिर इसी को बोलते हैं पोलिनोमियल फंक्शन। यह क्या है? पोलिनोमियल फंक्शन है। और हम लोग जानते हैं कि पोलिनोमियल फंक्शन पूरे रियल नंबर के लिए, पूरे रियल वैल्यू के लिए क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस भी होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है। तो पहले इस बात को हम लोग लिखते हैं। क्या लिखेंगे? देखिए, लिखेंगे हेयर f(x) इज अ पोलिनोमियल फंक्शन। f(x) इज अ पोलिनोमियल फंक्शन। पोलिनोमियल फंक्शन, वी नो दैट a polynomial function is continuous and differentiable for all real values। फॉर ऑल रियल वैल्यूज, यानी कि बहुपद फलन क्या होता है? सभी रियल वैल्यूज के लिए संतत और अवकलनीय होता है। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, रोलेस थ्योरम वाले लेक्चर को जब अपलोड किया गया था और एलिमिटी, तो आपके कमेंट्स आए थे कि सर उसको हिंदी में पढ़ाइए। तो ध्यान देंगे, मैं जो कुछ भी यहाँ पर इंग्लिश लिख रहा हूँ, आप देख रहे हैं कि जो समझा रहे हैं वो हिंदी इंग्लिश दोनों में समझा रहे हैं। तो हिंदी वाले स्टूडेंट को भी दिक्कत नहीं होना चाहिए और इंग्लिश वाले स्टूडेंट को भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जो मैं लिख रहा हूँ इसका हिंदी में बोल दूंगा, हिंदी वाले स्टूडेंट लिख लेंगे और ये इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए ये लिखा जा रहा है। तो इसका हिंदी हो जाएगा क्या? यहाँ f(x) एक बहुपद फलन है। हम जानते हैं कि कोई भी बहुपद फलन सभी वास्तविक मानों के लिए संतत और अवकलनीय होता है, इसलिए और एक नंबर में क्या लिखेंगे? f(x) इज कॉन्टिन्यूअस इन ये -4, 2। ठीक है ना? हिंदी में क्या लिखेंगे? f(x) -4, 2 में संतत है। सेकंड क्या लिखेंगे? f(x) इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल -4, 2। हिंदी में क्या लिखेंगे? f(x) ओपन इंटरवल -4, 2 में अवकलनीय है। और थर्ड में क्या हम लोग को चेक करना होता है कि fa fb के बराबर है कि नहीं, और a के स्थान पर -4 है, b के स्थान पर 2 है। तो ये f -4, ध्यान दीजिए क्या करेंगे? इसमें हम लोग x की जगह -4 रख के सॉल्व करते हैं। तो यहाँ रखेंगे -4 का स्क्वायर।
फिर क्या प्लस 2 इंटू एक्स के स्थान पर -4 और ये है -8। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, ये -8 और ये भी -8 इक्वल टू कितना आ गया, तो ये आया 0 आया। ये 16 -8 -8 तो ये 16 - 16 कितना हो गया 0। अब ये रहा हम लोग का अभी क्या एफ ए का वैल्यू। अब क्या फाइंड करना है एफ बी यानी कि एंड एफ टू का वैल्यू। तो फिर इसमें क्या करेंगे हम लोग 2 रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा ये 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 और ये क्या हो गया -8। तो ये कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 -8 इक्वल टू 0 आया। अब आप क्या देख रहे हैं कि जो f -4 का वैल्यू है 0 और f2 का वैल्यू भी है 0 यानी कि f a बराबर f b। तो यहाँ पर लिखेंगे दैट इज f -4 इक्वल टू f2 ऐसे लिखेंगे। अब क्या देख रहे हैं हम लोग यहाँ से, हम लोग ये देख रहे हैं कि ये जो गिवन फंक्शन है fx, गिवन फंक्शन fx है वह रॉले के तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। देख रहे हैं कॉन्टिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है और एफ ए इक्वल टू एफ बी भी है, तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब क्या कि रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल होगा। तो लिखेंगे 10 एफ एक्स satisfies all the three conditions of Rolle's theorem. Hence Rolle's theorem इज अप्लीकेबल। ठीक है ना, इसी को हिंदी मीडियम के स्टूडेंट ध्यान दे देंगे। कैसे क्या लिखेंगे, इस प्रकार एफ एक्स रोले के प्रमेय के तीनों शर्तों को संतुष्ट करते हैं, अतः रोले का प्रमेय लागू होगा। ठीक है ना। अब जैसे ही रोले का प्रमेय यानी कि रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल होता है उसके बाद हम लोग क्या करना होता है, तो एक सी का वैल्यू फाइंड करना पड़ता है। क्या करना होता है, एक सी का वैल्यू फाइंड करना होता है जो कि गिवन इंटरवल के बीच में ही होना चाहिए। यानी कि नाउ वी हैव टू शो दैट अ वैल्यू सी, और ये सी क्या होना चाहिए, तो ये x इक्वल टू सी है ना, सी इन C such that C where लिख दीजिए, where C belongs to ध्यान देंगे ये क्या है C और ये belongs to किसमें से होना चाहिए, तो -4, -2 ये होना चाहिए। such that f डैश C इक्वल टू 0 ऐसे हो। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ क्या इसका हिंदी क्या लिखेंगे, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स लिखेंगे अतः, इसका तो बोल चुके हैं इसका। अब हमें दिखाना है कि एक मान C को उसमें लिखेंगे x इक्वल टू सी, जहाँ C बिलोंग्स टू -4, 2 इस प्रकार है कि f डैश C बराबर 0। और ध्यान दीजिए f डैश C बराबर 0, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि f डैश C का वैल्यू यहाँ पर हम लोग को रखना है। अब क्या रखना होगा, यहाँ ध्यान दीजिए ये क्या है एफ एक्स है, और जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा एफ डैश एक्स आएगा, और कितना आएगा एफ डैश एक्स, तो 2x + 2 कितना आएगा 2x + 2, और ध्यान देंगे एफ एक्स का वैल्यू कितना आएगा, कितना 2x, एफ डैश एक्स का वैल्यू 2x + 2 इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए एफ डैश एक्स का, लेकिन यहाँ पर क्या है c, तो x की जगह c पुट कर देंगे तो ये c आ गया। सही है ना। अब ये बताइए, तो जो यहाँ से आप सॉल्व कर रहे हैं आगे 2c इक्वल टू क्या आया -2 आया ना। अब ये बताइए c का वैल्यू कितना आ गया, c का वैल्यू आ गया ये 2 या किधर डिवाइड करेगा तो ये आ गया -1। ठीक है ना। अब क्या लिखेंगे हेयर c इक्वल टू -1। अब ये बताइए जो ये -1 का वैल्यू आया है क्या ये -4 और 2 के बीच में है, तो है।
तो c इक्वल टू -1 बिलोंग्स टू -4, हेंस रॉलेस थ्योरम इज वेरीफाइड। रॉलेस थ्योरम इज वेरीफाइड ऐसे। और हिंदी मीडियम की क्या स्टूडेंट क्या लिखेंगे, अतः रॉले का प्रमेय सत्यापित हुआ। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम लोग बहुत अच्छे से देखें रॉलेस थ्योरम पर बेस्ड एक्सरसाइज 5.8 के क्वेश्चन नंबर 1 के सॉल्यूशन को। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखने लिखा गया है, एग्जामिन इफ रॉलेस थ्योरम इज एप्लीकेबल टू एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ध्यान देंगे यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि एग्जामिन यानी कि जांच करना है ना, हमको क्या करना है, देखना है कि जो गिवन फंक्शन है ये, इस 2 नंबर क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है, एक ये और इस दोनों को बनाने के बाद तीसरा लिखेंगे। तो तीनों के लिए चेक करना है कि रॉलेस थ्योरम एप्लीकेबल है कि नहीं। यहाँ देखिए रॉलेस थ्योरम एप्लीकेबल है कि नहीं। उसके बाद क्या कहता है कि कैन यू से समथिंग अबाउट द कन्वर्ज ऑफ रॉलेस थ्योरम। ध्यान देंगे ये क्या है, कन्वर्ज ऑफ रॉलेस थ्योरम, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, आपको पहले ये पता होना चाहिए कि रॉलेस थ्योरम का कन्वर्ज क्या होता है और रॉलेस थ्योरम एप्लीकेबल है कि नहीं, ये कैसे चेक किया जाता है, ठीक है ना। इसके लिए आपको पढ़ाया जा चुका है। रॉलेस थ्योरम पर बेस्ड एक लेक्चर जो अपलोड किया गया उसमें बताया गया बहुत अच्छे से कि रॉलेस थ्योरम क्या होता है और रॉलेस थ्योरम का कन्वर्ज क्या होता है, रॉलेस थ्योरम पर बेस्ड कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आप उसको अवश्य देखें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आप उस लेक्चर को देख लेते हैं उसके बाद इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। आई होप कि आप उस लेक्चर को देख लिए होंगे और तब आप देख रहे होंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। आइए देखते हैं। तो अब ध्यान देंगे, क्या हम लोग को 2 ही इसमें चेक करना है। एक क्या चेक करना है कि रॉलेस थ्योरम एप्लीकेबल है कि नहीं, और दूसरा क्या कहना है कि इसके कन्वर्ज के बारे में हम लोग को कहना है कि इसका कन्वर्ज ट्रू है या नहीं है, या उसके बारे में आप क्या कहने वाले हैं। ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले हम लोग इस पर बात करते हैं रॉलेस थ्योरम एप्लीकेबल है कि नहीं। तो रॉलेस थ्योरम एप्लीकेबल कब होता है, रॉलेस थ्योरम एप्लीकेबल किसी भी फंक्शन के लिए रॉलेस थ्योरम एप्लीकेबल तभी है जब रॉलेस थ्योरम के तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। क्या बोला मैंने बोला कि रॉलेस थ्योरम किसी भी फंक्शन के लिए एप्लीकेबल तभी है जब उस फंक्शन के लिए रॉलेस थ्योरम का तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। मतलब क्या कि जो गिवन इंटरवल है इसमें कंटिन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए और एफ ए इक्वल टू एफ बी आना चाहिए। सही है ना। तो इसको हम लोग देखते हैं कि सेटिस्फाई करता है कि नहीं। सॉल्यूशन सबसे पहले क्या लिखना है हम लोग को, गिवन एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स फॉर एक्स बिलोंग्स टू 5,9। ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए, आप देख रहे हैं कि यहाँ जो गिवन फंक्शन है वो क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। हिंदी में बोले तो महत्तम पूर्णांक फलन। और हम जानते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सभी इंटीजर पर डिसकंटिन्यूअस होता है। कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूअस होता है, सभी इंटीजर पर। इसका मतलब ये कि 5 और 9 के बीच में कितने इंटीजर हैं, 6 है, 7 है, 8 है। इसके बीच में 3 इंटीजर है। तीनों इंटीजर पर क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस नहीं होगा। और आप जानते हैं कि कंटिन्यूअस नहीं होगा तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। सही है ना, कंटिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ से क्या देखें हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए, लिखेंगे कि हियर एफ एक्स इज अ ग्रेटेस्ट integer function. We know that greatest integer function GIF, greatest integer function is discontinuous, is not continuous and differentiable, not continuous and डिफरेंशिएबल, नीचे लिख देते हैं, इज नॉट कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एट ऑल इंटीजर
ऑल इंटीजर। अब ध्यान दीजिए इसमें मैंने क्या लिखा वो आप समझिए। इसमें मैंने यह लिखा है कि f(x) जो दिया गया है वह क्या है, एक महत्तम पूर्णांक फलन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। हम लोग जानते हैं कि कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सभी इंटीजर पर कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है, डिफरेंशिएबल भी नहीं होता है, ठीक है ना। किसी भी इंटीजर पर डिफरेंशिएबल भी नहीं होता है और कॉन्टिन्यूअस भी नहीं होता है। वही बात को इसमें लिखा गया। अब हिंदी वाले स्टूडेंट क्या लिखेंगे वो देख लीजिए। देखेंगे यहाँ f(x) एक महत्तम पूर्णांक फलन है। हम जानते हैं कि महत्तम पूर्णांक फलन किसी भी पूर्णांक पर न तो कॉन्टिन्यूअस होता है और न ही अवकलनीय होता है। इसलिए एक नंबर में क्या लिखेंगे हम लोग, f(x) इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, f(x) इज नॉट कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल 5,9। ठीक है, ये इंटरवल। सेकंड क्या, सेकंड में होगा f(x) इज नॉट डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 5,9। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अभी देखे हैं क्या कॉन्टिन्यूअस भी नहीं है और डिफरेंशिएबल भी नहीं है, तो लिख दिया गया। अब ध्यान दीजिए, इसको हम लोग मिटा देते हैं। थर्ड क्या, ध्यान दीजिए, f5 और एंड f9 का वैल्यू फाइंड करना है, सही है ना। तो ध्यान दीजिए, ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। यहाँ x है तो यहाँ पर भी x है, और ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये 5 का। ध्यान देंगे, अगर कोई भी इंटीजर है उसका आप ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, वह इंटीजर ही आ जाएगा, यानी कि 5 ही आ जाएगा। इंटीजर है तो यहाँ समझ लीजिए कुछ एग्जाम्पल से। जैसे अगर बात कीजिए 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, तो ये 2 होगा। -5 का क्या होगा, तो इसका भी -5 होगा, ठीक है ना। लेकिन वहीं अगर इंटीजर नहीं होकर के डेसिमल में हो जाए, जैसे 3.4, इसका वैल्यू बताना है, तो ये हम लोग देखेंगे कि ये दोनों किस किस इंटीजर के बीच में है। तो 3.4 3 और 4 के बीच में है, तो जो उसमें छोटा होगा वही आंसर होगा। तो 3.4 किसके बीच में है, 3 और 4 के, तो छोटा 3 है तो इसका 3 हो जाएगा। जैसे 9.2, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर देखते हैं क्या आता है, तो 9.2 किसके बीच में है, 9 और 10 के बीच में, तो छोटा कौन सा है, 9, इसलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। सही है, तो ये आपको वैल्यू निकालने आना चाहिए। तो यहाँ ध्यान देंगे, इसका वैल्यू कितना आ गया, 5। अब वही बात कीजिए 9 रखें, अगर हम लोग पुट करें तो यहाँ पर फिर रखना पड़ेगा 9। अब ये बताइए इसका वैल्यू भी क्या इंटीजर है, तो ये 9 हो जाएगा। यहाँ क्या देख रहे हैं हम लोग, देख रहे हैं दैट इज f5 नॉट इक्वल टू f9, f5 नॉट इक्वल टू f9। और क्या देख रहे हैं हम लोग कि फर्स्ट कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं किया, सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं किया, और ये थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो यहाँ लिखेंगे क्या कि 10 f(x) डज नॉट satisfy the condition of Rowley's theorem, so hence Rowley's theorem is not applicable. Rowley's theorem is नॉट अप्लीकेबल। तो इस तरीके से हम लोग ये देख लिए फर्स्ट पार्ट, कौन सा, कि रोलेस थ्योरम अप्लीकेबल है कि नहीं। अब फिर इसी क्वेश्चन में अभी और है दूसरा क्या, कि इसका कन्वर्ज ट्रू है कि नहीं। तो ध्यान दीजिए, कन्वर्ज के बारे में हम लोग तब चेक करेंगे जब जो फंक्शन गिवन है वह कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल हो। क्योंकि अगर गिवन फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है, तो उसका कन्वर्ज ट्रू नहीं होता है। तो आप क्या देख रहे हैं, अभी आप देखे थे कि गिवन फंक्शन जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वह क्या है, कॉन्टिन्यूअस भी नहीं है इस गिवन इंटरवल में, और डिफरेंशिएबल भी नहीं है। जब कॉन्टिन्यूअस भी नहीं है, डिफरेंशिएबल भी नहीं है, तो इसका कन्वर्ज ट्रू नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे सेकंड पार्ट में, आप देख लीजिए फर्स्ट पार्ट में क्या कर दिए थे, रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल है कि नहीं चेक कर लिए थे। उसके बाद अब क्या करेंगे, लिखेंगे नाउ सिंस गिवन फंक्शन f(x) is
इज नाइदर continuous nor differentiable in -5,9, hence its converge is not true। और इस तरीके से ये रहा सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट। अब ध्यान देंगे जो सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन का ये सेकेंड ऑप्शन, ये यहाँ पर ये फर्स्ट था, सेकेंड में क्या है, तो सेकेंड में ये है केवल यहाँ पर क्या है -2 से लेकर के क्या है लिमिट केवल चेंज है -2 to 2। तो जैसे क्वेश्चन आप फर्स्ट बनाए हैं, ये फर्स्ट क्वेश्चन इंटरवल क्या था -5 to 9, एकदम बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही बनाना है। और इस बार लिमिट क्या हो जाएगा हम लोग का इंटरवल -2 to 2, यानी 5 की जगह 2 और 9 की जगह 2, सही है ना। तो अब बिल्कुल उसी की तरह बना सकते हैं, केवल क्या कर देना है 5 की जगह 2 कर देना है और 9 की जगह 2 कर देना है, आपका क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा का तीसरा, सेकंड का थर्ड। देखेंगे ये क्वेश्चन है f(x = x² - 1 फॉर x बिलोंग्स टू -1, 2। क्वेश्चन में क्या करना है हम लोग को ये देखना है कि क्या ये जो f(x = x² - 1 है, इस गिवन इंटरवल के लिए रोले का थ्योरम यानी कि रोले का प्रमेय एप्लीकेबल है कि नहीं। और दूसरा, इसका दूसरा पार्ट क्या कि इसी फंक्शन के लिए कन्वर्ज ऑफ रोलेस थ्योरम यानी कि रोलेस थ्योरम के कन्वर्ज के बारे में आप क्या कहेंगे। तो 1 by 1 करके हम लोग दोनों पार्ट को देखते हैं। ध्यान दीजिए, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग और ध्यान देंगे हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी फंक्शन रोलेस थ्योरम के लिए एप्लीकेबल होता है कब, जब वह रोले के तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तीनों कंडीशन कौन कौन सा, कंटिन्यूअस हो, डिफरेंशिएबल हो और fa = fb भी हो। तो आइए देखते हैं, आप यहाँ देख रहे हैं कि जो गिवन फंक्शन है, पहले उसको लिखना पड़ेगा हम लोग को। तो लिखते हैं गिवन और ये f(x = क्या है, तो ये है x² - 1, कॉमा देते हैं x बिलोंग्स टू और इंटरवल है -1 to 2, इंटरवल क्या है 1 to 2। अब ध्यान दीजिए, आप देख रहे हैं कि यह जो गिवन फंक्शन है वह क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। और हम लोग जानते हैं कि कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन पूरे रियल नंबर के लिए, पूरे रियल वैल्यू के लिए क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस भी होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है। तो पहले इस बात को हम लोग लिखते हैं, लिखेंगे हेयर f(x) इज अ polynomial function, we know that a polynomial function is continuous and differentiable for all real values। सभी रियल वैल्यूज के लिए क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस भी होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है। मतलब ये कि इस गिवन इंटरवल में भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा। तो लिख सकते हैं सो, और फर्स्ट में क्या लिखेंगे, f(x) इज continuous इन क्लोज्ड इंटरवल 1, 2। सेकंड क्या, तो सेकंड हो जाएगा f(x) इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 1, 2। ये क्या किया, तो दो कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया, ठीक है ना। तीसरा कंडीशन सेटिस्फाई करना है क्या, fa = fb। तो देखते हैं तीसरा क्या होता है। थर्ड कंडीशन है fa यानी कि f a के स्थान पर क्या आया है 1 और 2 के स्थान पर 2 है, तो f(1) = इसमें 1 रखते हैं, तो ये 1 का स्क्वायर -1 = कितना आएगा, 1 - 1 = 0। f(1) का वैल्यू कितना देख रहे हैं आप, देखिए कि 0 आया। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसके बाद देखते हैं कि f2 का वैल्यू कितना आता है। तो देखिए एंड f2, तो ये हो गया f2 = कितना, इस 2 को इस x की जगह रखेंगे क्योंकि यहाँ पर 2, तो ये 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर -1 = 4 - 1 = कितना 3। तो अब क्या देखें यहाँ से,
आप ये देख रहे हैं कि F1 का वैल्यू कितना है, 0 है। ये क्या है, F1 का वैल्यू कितना है, 0। और ये क्या देखिए F2 का वैल्यू कितना है, 3, यानी FA नॉट इक्वल टू FB। मतलब ये कि F1 F2 के इक्वल नहीं है, तो लिखेंगे दैट इज F1 नॉट इक्वल टू F2। और आप जानते हैं रोले का स्टेटमेंट क्या है कि कॉन्टिन्यूअस भी होना चाहिए गिवन इंटरवल में, डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए और FA इक्वल टू FB भी होना चाहिए। जबकि आप देख क्या रहे हैं, FA नॉट इक्वल टू FB है। इसका मतलब ये हुआ कि रोले के तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, और जब रोले के तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है तो रोले का थ्योरम यानी रोले का फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे 10 Fx does not satisfy the conditions of Rowley's theorem, hence Rowley's theorem is not applicable for the given function। तो यहाँ से हम लोग क्या चेक कर लिए, यहाँ से हम लोग ये चेक कर लिए कि ये जो गिवन फंक्शन है ये f(x = x² - 1) और इस गिवन इंटरवल में अप्लीकेबल नहीं है, रोलेस थ्योरम अप्लीकेबल नहीं है। अब सेकंड पार्ट क्या कहता है, सेकंड पार्ट कहता है इसी के बारे में आप रोले के जो रोलेस थ्योरम है उसके कन्वर्स के बारे में आप क्या कहेंगे। तो आपको बताया गया था, जब आपको पढ़ाया गया था रोलेस थ्योरम का कॉन्सेप्ट और उसके साथ ही बताया गया था रोलेस थ्योरम का कन्वर्स के बारे में क्या बताया गया था, कन्वर्स के बारे में बताया गया था कि अगर f' ध्यान देंगे f'(c) = 0 है, अगर ये है जहाँ क्या तो c बिलोंग्स टू होना चाहिए ये a, b ऐसे बताया गया था। तो जो गिवन फंक्शन है वह कॉन्टिन्यूअस भी हो, डिफरेंशिएबल भी हो और FA = FB भी होना चाहिए, तो बोलेंगे कि कन्वर्ज भी ट्रू है। तो पहले तो हम लोग ये चेक कर लें कि क्या f'(c) = 0 है, जिससे कि जो c का मान आ रहा है वह a और b के बीच में। फिर समझिए, कहने का मतलब ये कि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसको डिफरेंशिएट करेंगे। जो x का वैल्यू आएगा वह x का वैल्यू आएगा वह क्या होना चाहिए, इस 1 और 2 के बीच में होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम देखेंगे उसके बाद वाले स्टेप को। तो पहले इसको हम चेक करते हैं। तो ध्यान दीजिए, अब ये हो गया सेकंड पार्ट में ध्यान दीजिए क्या, तो fx = सिंस fx = कितना, x² - 1 है, तो देयरफॉर f'(x) = क्या आया, f'(x) = आ गया ये 2x, क्या आया 2x। अब क्या करना है हम लोग तो फाइंड करना है f'(c), तो लिख सकते हैं f'(c) = कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2c। अब लिखते हैं टेकिंग f'(c) = 0। अब f'(c) = 0 हम लोग को लेना है और देखना है कि c इस इंटरवल में आता है कि नहीं आता है। तो देखिए क्या लेंगे, यहाँ से 2c = 0, तो देयरफॉर c = 0। ये 2 का डिवाइड करेगा तो कितना आएगा, 0 आएगा। अब ये बताइए जो c का वैल्यू आया 0 क्या इस गिवन इंटरवल में है, 1 और 2 के बीच में आता है 0, तो 1 और 2 के बीच में नहीं आता है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि रोलेस थ्योरम का जो कन्वर्ज है वो भी ट्रू नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि रोलेस थ्योरम का जो कन्वर्ज है उसके ट्रू होने के लिए पहला ही स्टेप क्या होना चाहिए कि f'(c) = 0 लेना है और c का वैल्यू फाइंड करें तो वह इस गिवन इंटरवल में आना चाहिए। जबकि आप देखें c का वैल्यू जो आया वह क्या है 0 और इस इंटरवल में नहीं है, तो हम यहीं पर लिखेंगे क्या, रोलेस थ्योरम का जो कन्वर्ज है वह ट्रू नहीं है। तो लिखते हैं हियर c = 0 डज नॉट बिलोंग्स टू, देखिएगा डज नॉट बिलोंग्स टू क्या इंटरवल रहेगा 1, 2, हेंस क्या लिखेंगे,
कन्वर्ज ऑफ रॉलेस थ्योरम इज नॉट ट्रू। ठीक है, तो इस तरीके से आप खत्म किए ये सेकंड का थर्ड क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट को देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखने लिखा गया है इफ एफ सच दैट -5, यानी क्लोज इंटरवल -5 to 5 टेंड्स टू आर इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन। ध्यान देंगे क्या लिखा गया है, डिफरेंशिएबल फंक्शन। एंड इफ एफ डैश एक्स डज नॉट वैनिश एनीवेयर, यहाँ पर भी ध्यान देंगे, एफ डैश एक्स डज नॉट वैनिश एनीवेयर देन प्रूव दैट एफ ऑफ -5 नॉट इक्वल टू F5। अब इस क्वेश्चन को समझिए। मान लेते हैं यहाँ पर जो लिखा गया क्या, यह एफ एक फंक्शन के लिए लिखा गया है, तो यह एफ क्या है, एक फंक्शन है, इंटरवल क्या है -5 to 5। सही है। अब इसके बारे में क्या कहा जा रहा है कि यह डिफरेंशिएबल फंक्शन है। क्या है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है। और हम जानते हैं कि यदि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो वह कॉन्टिन्यूअस भी होता है। बात फिर सुनिए, क्या बोला मैंने कि यदि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वह कॉन्टिन्यूअस होगा ही होगा, निश्चित रूप से होगा। ठीक है, तो ये केवल डिफरेंशिएबल फंक्शन बोला, इसका मतलब क्या कि कॉन्टिन्यूअस आ गया। कॉन्टिन्यूअस के बारे में कुछ बोला नहीं है, बट हम लोग जानते हैं क्या कि कोई फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो वह कॉन्टिन्यूअस भी होगा। तो यहाँ से समझ में आ गया कि जो गिवन फंक्शन f है, या ये कहें कि fx, वह डिफरेंशिएबल है, और जब डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस हो गया। नेक्स्ट बात क्या कहता है, एंड एफ डैश एक्स डज नॉट वैनिश एनीवेयर, यानी कि किसी भी x के मान के लिए, यानी x के किसी भी मान के लिए एफ डैश एक्स का जो वैल्यू है वह 0 नहीं आ सकता। x का चाहे मान कुछ भी ले लें, तो हम लोग मान लेंगे क्या कि c मान लेंगे कोई भी नंबर, क्या एक जनरल नंबर मान लेंगे c, तो एफ डैश सी नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो हम लोग को प्रूफ क्या करना है, f -5 नॉट इक्वल टू F5। आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे गिवन, और यहाँ लिखते हैं f सच दैट क्लोज इंटरवल -5 to 5 और ये टेंड्स टू r। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखेंगे, सिंस f इज f लिखिए या fx लिखिए, क्योंकि यहाँ f डैश x है, चलिए fx लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। सिंस fx इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन देयरफॉर fx इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा ऐसे। अब बताइए तो क्या लिखेंगे, सो अकॉर्डिंग टू LMVT, या फिर ऐसे देखिए, फिर समझ लीजिए fx क्या है, एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, इसलिए fx क्या होगा, एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन भी होगा। जब डिफरेंशिएबल है तो क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस भी होगा। अब लिखेंगे क्या कि 10 fx satisfy the conditions of LMVT। अब यहाँ ध्यान देंगे, क्या देख रहे हैं कि ये जो फंक्शन है fx वह कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है। तो हम लोग जानते हैं LMVT के अनुसार क्या, यदि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस भी हो, डिफरेंशिएबल भी हो, तो LMVT एप्लीकेबल होगा। तो वही लिखा गया कि 10 fx satisfy the conditions of LMVT, सो इसलिए अकॉर्डिंग टू LMVT, हम लोग क्या जानते हैं LMVT के अनुसार कि जो f डैश c होगा वह fb माइनस fa डिवाइडेड बाई b माइनस a ऐसे होगा। अब यहाँ पर देखिए कुछ छूट रहा था, ये छूट रहा है कि ये तो वैल्यू दिया है, साथ ही साथ ये भी कह रहा है क्या कि एनीवेयर कहीं पर भी f डैश x 0 नहीं होगा। तो हम मान लेंगे क्या कि f डैश सी, एक सी जनरल पॉइंट मान लिए, नॉट इक्वल टू 0 है। अब ये बताइए f डैश सी क्या, सिंस f डैश सी नॉट इक्वल टू 0, यहाँ देख रहे हैं गिवन है, ये मैंने अपने में से नहीं लिखा, ये गिवन है। अब इस f डैश सी के स्थान पर ये पुट कर सकते हैं, तो रखते हैं क्या होगा, fb माइनस fa डिवाइडेड बाई b माइनस a नॉट इक्वल टू 0। सही है। अब ये बताइए जो इंटरवल है, इसी में तो होता है a और इसी में होता है b,
पहला वाला ए, बाद वाला बी, तो यहाँ क्या होगा f -5 बी के स्थान पर माइनस f ए के स्थान पर, देख लीजिए ए के स्थान पर -5 और बी के स्थान पर 5, तो ये हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा f ऑफ 5 और यहाँ हो जाएगा -5 डिवाइडेड बाई कितना 5 -5 नॉट इक्वल टू 0। सही है। अब क्या आएगा, ये आ गया f5 -5 और बटन में क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 5 + 5 10 नॉट इक्वल टू 0। ये जाकर इधर मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो गया f5 -5 नॉट इक्वल टू 0। सही है। अब ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस, तो ये हो गया f5 नॉट इक्वल टू f ऑफ -5 एंड यही क्या हो गया हम लोग का प्रूव्ड हो गया, जो कि प्रूव करना था। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं, लिखा गया है वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम इफ fx इक्वल टू क्या दिया गया है x² - 4x - 3 इन द इंटरवल a, b, a to b, और a का वैल्यू दिया गया है 1 और b का वैल्यू 4। तो ये इसको हटा करके यहाँ भी लिखा जा सकता है 1, 4 क्वेश्चन हो जाएगा, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ध्यान दीजिए, सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले गिवन, तो गिवन fx इक्वल टू कितना, तो देख रहे हैं fx इक्वल टू लिखा गया है x² -4x - 3 और इंटरवल लिख देते हैं x बिलोंग्स टू, ध्यान दीजिए a, b है और a का वैल्यू 1 है तो 1, b का वैल्यू 4 है तो हम लोग ऐसे लिख दिए इसको। सही। अब आप ध्यान दीजिए क्या देख रहे हैं कि यहाँ देख रहे हैं कि fx जो है वह क्या है, एक पोलिनोमियल फंक्शन है और पोलिनोमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है, ऑल रियल वैल्यूज के लिए होता है। तो लिखते हैं इस बात को, लिखें क्या, हियर fx इज अ polynomial function and we know that fx is a polynomial function is continuous and differentiable for all real values, सभी रियल वैल्यूज के लिए क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस भी होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है। तो क्या लिखेंगे कि fx इस इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है, तो लिखते हैं सो एक नंबर में fx इज continuous in close interval 1 to 4, close interval 1 to 4। second, fx is differentiable in open interval 1 to 4। ठीक है, तो ये क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस है और ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है। तीसरा कंडीशन, तो तीसरा कंडीशन क्या है, हम लोग को चेक करना है कि एफ ए एफ बी के बराबर है कि नहीं, यानी कि एफ ऑफ 1, क्योंकि ए के स्थान पर 1 है, बी के स्थान पर 4 है, तो रखिए 1, तो ये 1 का स्क्वायर, 1 का ध्यान दीजिए। हम लोग को क्या देखना है, मीन वैल्यू थ्योरम। क्या देखना है, मीन वैल्यू थ्योरम। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम लोग जब मीन वैल्यू थ्योरम देखेंगे तो हम लोग का इसी दोनों से काम हो जाएगा, दो ही कंडीशन से काम हो जाएगा हम लोग का, ठीक है ना। क्योंकि जब भी हम लोग मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई करेंगे तो उसमें निश्चित रूप से एफ ए और एफ बी बराबर नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जैसे ही एफ ए और एफ बी बराबर आएगा क्या हो जाएगा, रोलेस थ्योरम वहाँ पर अप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, हम लोग जानते हैं क्या कि मीन वैल्यू थ्योरम के लिए दो ही कंडीशन होता है, एक कंडीशन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए और दूसरा कंडीशन क्या, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो अब देख रहे हैं कि दोनों के दोनों है, इसका मतलब क्या, एलिजिबिलिटी के दोनों कंडीशन को ये गिवन फंक्शन एफ सेटिस्फाई करता है, मतलब कि एलिजिबिलिटी एप्लीकेबल है। तो लिखते हैं, देखिए क्या कि 10 एफ एक्स सेटिस्फाई द कंडीशंस ऑफ
LMVT की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो LMVT क्या होगा यहाँ से एप्लीकेबल होगा। तो लिखते हैं हेंस LMVT यानी कि लैग्रेंजेज मीन वैल्यू थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर द फंक्शन fx फॉर fx कर दीजिए, आसान हो जाएगा। ठीक है, किसके लिए? fx के लिए। अब ध्यान दीजिए, जब LMVT क्या है? एप्लीकेबल है। जब LMVT एप्लीकेबल हो गया तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है? हम लोग को एक वैल्यू c फाइंड करना होता है जो कि इस दोनों के बीच में होना चाहिए। तो उसको लिखते हैं क्या? नाउ वी हैव टू शो दैट देयर एग्जिस्ट्स अ वैल्यू c such that f dash c, ध्यान देंगे क्या? वैल्यू c such that f dash c इक्वल टू कितना? fb माइनस fa डिवाइडेड बाई b माइनस a, जहाँ वेयर c बड़ा c बिलोंग्स टू क्या? c बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल और ये 1,4 1 और 4 के बीच में होना चाहिए ऐसे। तो ध्यान दीजिए, हम लोग को ये लेकर के चलना होगा, ठीक है ना, और देखना है कि जो c का वैल्यू आ रहा है वह 1 और 4 के बीच में है कि नहीं। तो देखते हैं क्या? सिंस f डैश c इक्वल टू fb, अब ध्यान दीजिए fb के स्थान पर पहले इसको लिख देते हैं माइनस fa डिवाइडेड बाई b माइनस a, जैसे वैसे लिख दिए। अब ये बताइए f डैश c कैसे आएगा? तो अब देख रहे हैं यहाँ fx है, जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा? f डैश x कितना आएगा? तो ये आएगा 2x माइनस 4। f डैश x का वैल्यू आया 2x माइनस 4, तो जैसे ही x की जगह c रखेंगे तो ये क्या आएगा? f डैश c, और ये हो जाएगा 2c माइनस 4 हो जाएगा। ऐसे देख लीजिए, जैसे ही इसको आप डिफरेंशिएशन करेंगे f डैश x इक्वल टू कितना आया? 2x माइनस 4, यहाँ पर c पुट करेंगे तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? c, और वही यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है ना। तो किसका वैल्यू लिखा गया? f डैश c का। अब आप ध्यान दीजिए, f क्या लिखा गया? fb, और b के स्थान पर कितना है? 4 माइनस fa, तो ये क्या हो जाएगा? f1 डिवाइडेड बाई कितना? तो 4 माइनस 1। इसको सम किया जाए तो ये हो गया 2c माइनस 4 इक्वल टू, अब ध्यान दीजिए, f4, यानी इसके जगह क्या करना पड़ेगा? 4 रखना पड़ेगा। तो 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16 माइनस 4 इंटू 4, ये भी 16 माइनस 3, ये f4 का भी हो गया। फिर क्या है? ये माइनस, तो माइनस और ब्रैकेट क्या रखना है? 1, तो यहाँ 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू 1 4, और ये माइनस में 3 डिवाइडेड में कितना आया? ये 3 ऐसे आया। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, अब आप देख रहे हैं यहाँ से कि ये 2c माइनस 4 इक्वल टू 2c माइनस 4 इक्वल टू कितना? तो ये देखिए 16 कैंसिल हो गया, माइनस 3 और यहाँ ध्यान दीजिए 1 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 7, तो 1 माइनस 7 माइनस 6, 1 माइनस 7 माइनस 6, और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 6 डिवाइडेड बाई कितना? ये 3, तो ये हो गया 2c माइनस 4 इक्वल टू, इसको ऐड करेंगे तो 3, और 3 बाई 3 इक्वल टू कितना? 1, तो ये हो गया 2c माइनस 4, 2c इक्वल टू क्या हो जाएगा? इधर आएगा तो 5 हो जाएगा, 145, देयरफॉर c इक्वल टू 5/2। अब बताइए कि क्या ये जो c आया है, यानी c का जो वैल्यू आया है, क्या इस कंडीशन को फुलफिल करता है? यानी कि 1 और 4 के बीच में है? तो बिल्कुल है, क्योंकि जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? लिखेंगे हेयर c इक्वल टू 5/2 इक्वल टू कितना? 2.5, और ये बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1,4, 1 और 4 के बीच में ही है। तो नीचे क्या लिख देंगे? हेंस LMVT इज वेरीफाइड, LMVT इज वेरीफाइड। तो इस तरीके से LMVT भी सत्यापित हो गया। क्वेश्चन नंबर ये कितना था? ये था क्वेश्चन नंबर 4।
आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देख रहे कह रहा है वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम इफ f(x) इक्वल टू दिस इन द इंटरवल a, b और a का वैल्यू कितना है 1 और b का वैल्यू है 5। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप देख रहे हैं कि गिवन क्या गिवन है f(x) इक्वल टू दिस, तो लिखते हैं गिवन और f(x) इक्वल टू x³ माइनस 5x² माइनस 3x। इंटरवल क्या है? तो इंटरवल है x बिलोंग्स टू ये a, b यानी कि 1, 5, 1, 3। अब यहां ध्यान दीजिए, आप क्या देख रहे हैं? आप देख रहे हैं कि जो गिवन फंक्शन है वह क्या है? एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। हिंदी में बात करें तो बहुपद फलन है। और हम जानते हैं कि कोई भी बहुपद फलन हो वह क्या होता है? रियल नंबर के लिए, पूरे रियल नंबर के लिए कॉन्टिन्यूअस भी होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है। ठीक है ना? तो ये बताइए कि ये जो लिखा गया है x बिलोंग्स टू 1 to 3 यानी कि 1 से लेकर के 3 तक, तो ये भी क्या है? 1 से लेकर 3 तक जो हम लोग नंबर ले रहे हैं या जो इंटरवल ले रहे हैं वो भी क्या है? रियल नंबर ही है। तो इसलिए इसमें भी ये f(x) कॉन्टिन्यूअस होगा और डिफरेंशिएबल होगा, दोनों बात होगा। इस बात को लिखिए, तो लिखेंगे हियर f(x) इज अ polynomial function. We know that a polynomial function is continuous and differentiable for all रियल वैल्यूज। सभी रियल वैल्यूज के लिए क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है। ठीक है ना? इसलिए यह जो गिवन पॉलिनोमियल फंक्शन है वह इस गिवन इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा। तो लिखते हैं सो, और एक नंबर में f(x) इज कॉन्टिन्यूअस इन और क्लोज इंटरवल जो गिवन है 1, 3। सेकंड में क्या है? सेकंड में है f(x) इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 1, 3। एलएमवीटी का स्टेटमेंट क्या कहता है? एलएमवीटी का स्टेटमेंट कहता है यदि कोई फंक्शन गिवन इंटरवल के लिए कॉन्टिन्यूअस भी हो, डिफरेंशिएबल भी हो, इसका मतलब यह हुआ कि दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। एलएमवीटी के दो ही कंडीशन है, कॉन्टिन्यूअस भी होना चाहिए, डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए। तो क्या देखें कि f(x) कॉन्टिन्यूअस भी है गिवन इंटरवल में और डिफरेंशिएबल भी है गिवन इंटरवल में, मतलब कि एलएमवीटी यानी लैग्रेंजेज मीन वैल्यू थ्योरम, जिसको हम लोग मीन वैल्यू थ्योरम भी बोलते हैं, उसके दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहां पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? यहां ध्यान दीजिए, लिखेंगे thus f(x) satisfies the conditions of LMVT Lagrange mean value theorem, hence LMVT is applicable। ठीक है, Lagrange mean value theorem is applicable या mean value theorem is applicable। अब ध्यान दीजिए, क्या देखें हम लोग कि Lagrange mean value theorem applicable हो गया। अब क्या करना है हम लोग को तो करना है वेरीफाई। तो वेरीफाई करने के लिए क्या करना होता है? एक वैल्यू c फाइंड करना होता है, यानी c का वैल्यू फाइंड करना होता है और वह c इस इंटरवल में ही होना चाहिए। ठीक है, इस बात को लिखते हैं, क्या लिखेंगे? नाउ वी हैव टू शो दैट there exists a value c where c belongs to 1, 3 ओपन इंटरवल 1, 3 यानी कि 1 और 3 के बीच में ही होना चाहिए। ठीक है ना? such that f' c equal to fb minus fa divided by b minus a।
ऐसे। और ध्यान दीजिए बी के जगह पर क्या रखेंगे हम लोग, बी के जगह पर हम लोग का वैल्यू कितना है 3 है, ए के जगह पर की वैल्यू हम लोग का क्या है, तो ए के जगह पर देख लीजिए 1 है ना, और यहाँ भी क्या हो जाएगा 3 माइनस 1, ऐसे हो जाएगा। चलिए अब यहाँ ध्यान दीजिए इस सब का वैल्यू हम लोग को पुट करना है, तो एफ डैश सी कैसे आएगा, तो यहाँ देखिए ये एफ एक्स है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो किसका वैल्यू आएगा, एफ डैश एक्स का वैल्यू आएगा, कितना आएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा देख लीजिए 3x एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस में 10x आ जाएगा, माइनस में 3 आ जाएगा, लेकिन ये जो आएगा किसके वैल्यू, ये तो है एफ डैश एक्स का, लेकिन हम लोग तो चाहिए एफ डैश सी, तो x के जगह पर c पुट कर देंगे तो ये एफ डैश सी का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है ना इतना। फिर देखिए इसके बाद माइनस इक्वल टू f3, यानी कि यहाँ पर 3 रखेंगे तो इसमें जहां जहां x है सबके जगह 3 रखेंगे, तो ये जगह 3 का पावर 3, ये जगह 27 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 9 5 जा 45 माइनस 3 3 जा 9 माइनस, ध्यान देंगे माइनस, अब f1 तो इसमें जहां जहां x है वहां वहां हम लोग 1 रखेंगे, 1 का पावर 3 1 माइनस 1 का पावर 2 तो 1 इंटू 5 हो जाएगा, माइनस 3 इंटू 1 तो ये 3 हो जाएगा, और ये आ गया 3/1 इक्वल टू 2, ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ से इसको सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा 3a स्क्वायर 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 इक्वल टू, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 27, ठीक है ना। फिर यहाँ क्या आएगा, ये आ जाएगा 5 3 8 1 माइनस 8 माइनस 7 और ये माइनस तो प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2, ऐसे हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 इक्वल टू, जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, माइनस में 20 आएगा, और जब 2 से डिवाइड करें तो माइनस में 10 आएगा, ऐसे ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो ये हो जाएगा 3c स्क्वायर माइनस 10c, और ध्यान दीजिए माइनस 3 इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस 3 प्लस 10 हो जाएगा ऐसे, तो क्या बचेगा 7 बचेगा, तो यहाँ लिखते हैं प्लस में 7 इक्वल टू 0, ऐसे आएगा। अब आपको इसको सॉल्व कर देना है, तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको हम लोग, इसके लिए इसको हम लोग क्या करेंगे फैक्टराइज करेंगे, तो फैक्टराइज करेंगे तो कुछ ये ऐसे आएगा 3c स्क्वायर माइनस 10c की जगह लिखेंगे माइनस 3c माइनस 7c और प्लस में 7 इक्वल टू में 0, इस दोनों में से 3c कॉमन ले लीजिए, तो 3c कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा c माइनस 1 बचेगा, ठीक है ना, माइनस इसमें से क्या कॉमन लेते हैं 7 तो क्या बचेगा c माइनस 1 बचेगा इक्वल टू 0। अब इस दोनों में से c माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, यहाँ से क्या लेंगे 3c माइनस 7 बच जाएगा इक्वल टू 0, तो देयरफॉर c इक्वल टू क्या आया, ध्यान देंगे 1 कॉमा यहाँ से 1 निकलेगा और यहाँ से 7/3 आएगा, तो c का वैल्यू क्या आया 1 भी आया और 7/3 भी आया, दोनों आया। अब ये बताइए क्या 1 और 7 हम लोग क्या जानते हैं कि ये जो कंडीशन है, ध्यान देंगे ये कंडीशन हम लेते हैं कब, और इससे क्या करते हैं c का वैल्यू फाइंड करते हैं जो इसके बीच में होना चाहिए, ऐसे ही करते हैं, c का कम से कम एक वैल्यू होना ही चाहिए, एक से ज्यादा भी हो सकता है उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन कम से कम एक होना जरूरी है। तो अब बताइए क्या आपको जो c का वैल्यू मिला है वह ये 1,3 यानी कि 1 और 3 के बीच में है या नहीं है, तो देख लीजिए आप देखेंगे तो 1 भी 1 और 3 के बीच में ही है, और 7/3 भी 1 और 3 के बीच में ही है ना। तो नीचे क्या लिखेंगे, इतना लिखने के बाद नीचे लिखेंगे क्या, जगह तो नहीं है इसलिए आप यहां देख लीजिएगा, लिख देंगे हियर c इक्वल टू 1 बिलोंग्स टू 1,3, एक से ही दिखा देंगे, 7/3 को दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि कम से कम एक हम लोग को मिल गया, तो लिखेंगे हियर c इक्वल टू 1 बिलोंग्स टू 1,3 hence LMVT is verified, LMVT वेरीफाइड हो गया। तो इस तरीके से ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखने लिखा गया है एग्जामिन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम फॉर ऑल 3 फंक्शंस गिवन इन द एबव एक्सरसाइज 2, यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो क्वेश्चन 2 में 3 फंक्शन दिए गए हैं उन
तीनों फंक्शन के लिए आपको चेक करना है क्या मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल है कि नहीं। फिर सुनिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि जो क्वेश्चन नंबर 2 में यानी 2 नंबर क्वेश्चन में 3 फंक्शन दिए गए हैं, तो कौन कौन से फंक्शन दिए गए हैं? 2 नंबर क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो यही 3 फंक्शन दिए गए हैं। तो हम लोग क्या करना है, इस तीनों के लिए चेक करना है कि एलएमवीटी एप्लीकेबल है कि नहीं। आप देख रहे हैं एप्लीकेबिलिटी ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है ना। तो एप्लीकेबिलिटी ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम कैसे चेक करते हैं? अगर जो गिवन फंक्शन है वह एलएमवीटी के दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो एप्लीकेबल है, अगर सेटिस्फाई नहीं करता है तो एप्लीकेबल नहीं है। ऐसा चेक करते हैं हम लोग। देखिए अब ये बताइए, तो यहां हम लोग क्या देख रहे हैं? पहला क्या देखते हैं? फर्स्ट के लिए एफ एक्स इक्वल टू कितना है? तो एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स फॉर एक्स बिलोंग्स टू 5,9। सही है ना। अब क्या देख रहे हैं? आप देख रहे हैं कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स है, यह जिसको लोग क्या बोलते हैं हिंदी में महत्तम पूर्णांक फलन बोलते हैं, यह सभी इंटीजर पर यानी कि किसी भी इंटीजर पर संतत नहीं होता है, यानी कि अगर इंग्लिश बोले तो कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है और डिफरेंशिएबल भी नहीं होता है। फिर समझिए, जो ये गिवन फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जिसको GIF भी बोलते हैं, वह किसी भी इंटीजर पर कॉन्टिन्यूअस भी नहीं होता है और डिफरेंशिएबल भी नहीं होता है। इसका मतलब यह हुआ कि 5 और 9 में जो 6, 7 और 8 है, इस इंटीजर पर भी यह कॉन्टिन्यूअस भी नहीं होगा और डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, क्योंकि 5 और 9 के बीच में क्या आता है? 6, 7, 8 आता है। इसका मतलब ये कि जो गिवन फंक्शन है क्या वह गिवन इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है? तो न तो डिफरेंशिएबल ही है न ही कॉन्टिन्यूअस ही है। तो लिखेंगे यहां से, ध्यान दीजिए क्या लिखेंगे? देखेंगे हियर एफ एक्स इज अ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब पूरा नाम लिख लेंगे। हिंदी वाले स्टूडेंट क्या लिखेंगे? महत्तम पूर्णांक फलन। हियर एफ एक्स इज अ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, we know that a greatest integer function is not continuous and differentiable, not continuous and differentiable at any integer, at all इंटीजर्स। ध्यान देंगे, हिंदी वाले स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, हिंदी में क्या लिखेंगे वो बोल देते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ एफ एक्स एक महत्तम पूर्णांक फलन है। हम जानते हैं कि कोई भी महत्तम पूर्णांक फलन सभी पूर्णांकों पर संतत भी नहीं होता है और अवकलनीय भी नहीं होता है, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे इसके बाद? लिखेंगे सो और एक नंबर क्या लिखेंगे? एफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल 5,9। सेकंड में क्या लिखेंगे? एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 5,9। अब ये बताइए क्या यह फंक्शन एफ एक्स एलएमवीटी के दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई किया? तो देख रहे हैं दोनों में से किसी को सेटिस्फाई नहीं किया। तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे 10 एफ एक्स डज नॉट सेटिस्फाई द कंडीशंस ऑफ एलएमवीटी, हेंस LMVT is not applicable। आई होप कि आपको ये बात बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब ध्यान दीजिए, ये तो था फर्स्ट। अगर सेकंड की बात कीजिए तो सेकंड वाला कैसे बनेगा? तो अब देख रहे हैं केवल 5 की जगह क्या है? -2 और 9 की जगह क्या है? 2। तो इसमें जहां जहां देख रहे हैं 5 है, यानी कि यहां पर क्या कर देंगे? -2, यहां पर 2 कर देंगे, ठीक है ना। एक जगह और यहां पर
-2 और यहाँ पर 2, -2 और 2 सेम बनाने का प्रोसेस जो रहेगा क्या सेम ही रहेगा। इसमें अगर आप देखेंगे तो -2 और 2 के बीच में क्या क्या आएगा, -1, 0 और 1। 6 का थर्ड क्या कहता है कि fx इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1 और x बिलोंग्स टू 1 2। ध्यान देंगे ये थर्ड नंबर क्वेश्चन है, इसमें fx क्या है, एक पोलिनोमियल फंक्शन है और हम जानते हैं कि कोई पोलिनोमियल फंक्शन पूरे रियल नंबर के लिए यानी रियल वैल्यूज के लिए कंटीन्यूअस भी होता है और डिफरेंशियल भी होता है। इसको लिखते हैं हियर if x is a polynomial function, we know that a polynomial function is continuous and differentiable for all real values, so अब ध्यान देंगे एक हम क्या लिखेंगे, if x is continuous in open interval 1, 2 लिखेंगे ऐसा। सेकंड में क्या लिखेंगे, if x is differentiable in open interval 1, 2। अब ये बताइए गिवन फंक्शन fx गिवन इंटरवल में कंटीन्यूअस भी है और गिवन इंटरवल में डिफरेंशिएबल भी है। इसका मतलब ये हुआ कि एलिमिनिटी के दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो एलिमिनिटी एप्लीकेबल होगा। तो लिखते हैं thus if x satisfies the conditions of LMVT, hence LMVT is applicable। ऐसे अब ध्यान देंगे यदि आप चाहते हैं कि C का वैल्यू फाइंड करें तो हम क्या लिखेंगे, और C हम क्या जानते हैं, f डैश C इक्वल टू एफ बी यानी कि 2 माइनस f1 f a और a कैसा 1 है तो f1 हो जाएगा डिवाइडेड बाय b माइनस 1 2 माइनस 1। अब ये बताइए जब आप fx को डिफरेंशिएशन करें तो क्या आएगा 2x, हम लोग को क्या चाहिए f डैश c और यहाँ से f डैश x कितना है 2x, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2c, x की जगह c रख देंगे। f2 तो इसमें रखिए 2 जब यहाँ रखेंगे तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 3 माइनस 1 रखेंगे तो यहाँ पर 1 तो f1 का वैल्यू निकलेगा 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 1 तो 0 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 1 ऐसे आएगा। अब ये क्या आया 2c इक्वल टू कितना आ गया 3, तो देखो c इक्वल टू कितना है 3/2 जो बिलोंग्स टू है किसमें 1, 2 से क्या कर रहा है बिलोंग्स कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो c चाहिए a और b के बीच में वो उसके बीच में भी आया। तो इस तरीके से हम खत्म किए क्वेश्चन 6 का फर्स्ट सेकंड और थर्ड, और पूरा एक्सरसाइज इस तरीके से का फिनिश हो गया। एक्सरसाइज कौन सा, एलिमिनिटी और रोलेस थ्योरम पर बेस्ट एक्सरसाइज 5.8 के सभी क्वेश्चंस को। आई होप कि आपको ये सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी अवश्य करें, दोस्तों के साथ शेयर करते रहें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहेगा और अगर पढ़ाई अच्छे से